नूरे शादी में आई और गलती से जहांगीर के कमरे में सो गई। वो परेशान खड़ा था कि नूरे की आंख खुल गई। जहांगीर को देखकर वो दरवाजे की तरफ लपकी। सच से पहले कि फटती, जहांगीर ने मुंह पर हाथ रखा। नूरे की आंख फट गई। अरे वाह नूरे, तुम आ गई। हिया इससे लिपट गई। वो शिद्दत से इंतजार कर रही थी। दोनों कज़न और बेहतरीन दोस्त थे। नूरे मुस्कुराकर हिया से मिली। ये तो आने को तैयार ही नहीं थी। मैं ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। जब से बड़ी हुई है यहाँ आना छोड़ दिया। राबिया बेगम ने मनसोई ख्वाहिश का इजहार किया था। ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ और अब्बा अकेले रह जाते हैं। मासूमियत से बोल रही थी। हाँ, बाप बेटी एक दूसरे का सहारा होते हैं। फूफो के कहने पर वो मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जहांगीर आया। इसकी नज़र हिया के साथ बैठी लड़की पर पड़ी। पहले पहचाना नहीं, फिर नूरे को देखकर हैरान हो गया। 4-5 साल पहले आई थी, सोना 13 साल की थी। पहुंचने में वक्त लगा। वो काफी बदल गई थी, पहले से ज्यादा समझदार, शर्मीली और खूबसूरत। जहांगीर इसे देखता रह गया। वो नजरें झुका गया। चेहरे पर लाली आ गई। शर्म के मारे सलाम भी ना कर सकी। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। हया इसे अपने कमरे में ले गई। नूरे का दिल धड़क रहा था। कई साल बाद जहांगीर को देखा था। वो हमेशा गुस्से का तेज था। इससे बहुत डरती थी। ये राज कोई नहीं जानता था। डरने वाली नूरे दिल ही दिल में मोहब्बत करती थी। जज्बात छुपाने के लिए हया के साथ आ गई। वो अपना शादी का ड्रेस देखा रही थी। बाबा मसरूफियात की वजह से नहीं आए थे, लेकिन नूरे को भेज दिया था। राबिया बेगम फुप्पो थी। 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा उमर, जिसकी शादी थी। इससे छोटा जहांगीर, खूबसूरत नौजवान, जितना हैंडसम इतना मगरूर और गुस्से वाला। तीसरी बेटी हिया, नूरे की करीबी दोस्त। इनकी अच्छी बनती थी। नूरे के पास मोबाइल नहीं था। लैंडलाइन से हिया से बात करती। फुप्पो और हिया के अलावा किसी से बात नहीं। उमर ने बहन की तरह ट्रेंड किया, लेकिन जहांगीर को देखते ही दूर हो जाती। इसका गुस्सा ऐसे तकलीफ देता। अब वो बड़ी और समझदार हो चुकी थी, इसलिए बात करने से गुरेज करती। हया के साथ शॉपिंग की, फिर इसके कमरे में बैठ गई। अगले दिन ढोलटी का फंक्शन था। दोनों को मिलकर सब कुछ तय करना था। हया को दोनों कजन्स भी आ चुकी थी। नूरे से इनकी अच्छी बन गई। वो दिल की सादा लड़की थी, जल्दी सब से घुल मिल जाती। अब वो सब कजन से के साथ घुल गई। इनमें अलीशा भी थी। अलीशा खूबसूरत थी, मगर नूरे से कम। नूरे को देखकर जलन महसूस करने लगी। वो अपने आप में मगन रहने वाली थी। किसी को अपने सामने कुछ न समझती। खुद से ज्यादा खूबसूरत को बर्दाश्त ना करती। नूरे के साथ भी ऐसा होने लगा। आज रात हया का कमरा फारूक था। बस कुछ कज़न आई थी, बाकी रिश्तेदार आने वाले थे। डब लड़कियां हया के कमरे में सो गई। एक बेड था, फर्श पर मैट्रेस बिछा दी। कुछ बेड पर, कुछ फर्श पर सोई। रात देर तक हेला गला रहा। 12 बजे सबको नींद आई। राबिया बेगम की डांट पर सब सो गए। सुबह 10 बजे उठे। राबिया बेगम कई बार जगाती रही, लेकिन कोई ना उठी। रात की थकावट बहुत थी। 12 बजे सब ने नाश्ता किया, फिर ढोलटी के लिए तैयार होने लगे। पहले घर सजाने में मसरूफ हुए। लॉन का एक हिस्सा फंक्शन के लिए मखसूस मुलाजमन की मदद से स्टेज बनाया। इतना खूबसूरत कि घर नहीं, शादी हाल की तरह लग रहा था। शाम को ढोलकी रखी गई। लड़कियों के साथ लड़कों की
ड्यूटी भी लगी। जहांगीर सरफरस्त था, घर का वाहद बेटा, सब कामों में मसरूफ। इसकी नज़र स्टेज पर लड़कियों पर पड़ी, वही का वही रह गया। नूरे को देखकर दिल धड़क भूल गया। कल से ही इसके होश उड़े हुए थे, अब एक झलक देखकर साकत रह गया। नूरे इसकी तरफ नहीं देख रही थी। अलीशा की नज़र जहांगीर पर पड़ी। वो मेरून सूट में खूबसूरत लग रहा था। अलीशा इसे देखती रह गई। वो इसीलिए तो आई थी। जहांगीर की नज़र नूरे पर थी। अलीशा को लगा वो इसे देख रहा है। वो मुस्कुराई तो जहांगीर भी मुस्कुरा दिया, लेकिन वो ना जानती थी कि किसके लिए थी। वो उठी और इसकी तरफ बढ़ने लगी। जहांगीर राबिया बेगम की तरफ मतवज्जा हो गया। राबिया बेगम इसे सौदे लाने को कह रही थी। वो पर्ची लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तो अलीशा दरवाजे पर थी। जल्दी से आगे बढ़ी और सामान लेने लगी। अरे जहांगीर, ये सब क्या कर रहे हैं? सामान मुझे दे दे, आप थक गए होंगे, वो मनसुई मुस्कुराहट के साथ बोली। वो हैरान रह गया। आप मुझे नाम से कैसे बुला रही हैं? हमारे घर में कज़न भाई कहलाते हैं। आपको मुझे भाई कहना चाहिए, वो सख्त लहजे में बोला। माजरत, मेरा मकसद बड़ा नहीं था। मैं आपकी मदद करना चाह रही थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ। खबरदार दोबारा भाई कहे बगैर मत पुकारना। वो गुस्से में बोला तो पीछे नूरे का दिल कांपा। वो गुस्से से आगे बढ़ गया। नूरे दिल ही दिल में सोचने लगी, ऐसे गुस्से से बहुत डर लगता। अगर इसके बाप ने तरबियत की होती तो वो नरम दिल होता। नूरे खामोशी से आगे बढ़ गई। अलीशा गुस्से से पीर मरती रही। डराए काम खत्म हुए। लड़कियां ढोलकी के लिए तैयार हुई। फंक्शन अच्छा गुजरा। अलीशा ने नोट कर लिया। जहांगीर नूरे को देख रहा था, शायद बात करने की कोशिश कर रहा था। कल मेहंदी थी, तैयारी करनी थी। राबिया बेगम के सारा पर सब जल्द सोए। अब घर में मेहमान भी थे। हया और नूरे थक कर अपने कमरे में आई। वहाँ तमाम कज़न्स और माएँ मौजूद थी। कहीं जगह नहीं थी। दोनों को रश पसंद नहीं था। नूरे ने हया को देखा। हया ने हाथ से इशारा किया। इसका हाथ पकड़ कर बाहर से ले आई। हर कमरा चीख गया। सब भरे हुए थे। अब सिर्फ जहांगीर का कमरा बचा था। वो लड़कियों के साथ छत पर था। इनकी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। हया ने सोच कर कहा, देखो नूरे, अब कोई जगह नहीं, बस जहांगीर भाई का कमरा है। वो सारी रात नहीं आएंगे। जब आएंगे हम सो कर उठ चुके होंगे। आ जाओ, यही सोऊंगे। नूरे हिचकिचा रही थी। अरे नूरे, कुछ नहीं होता। वो मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, गुस्सा करते रहते हैं मगर नरम दिल हैं। वो इसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले आई। ना चाहते हुए भी नूर सो गई। तकिए पर सर रखते ही आंख लग गई। दोनों गहरी नींद में सो गई। रात 4 बजे दस्तक हुई। हया की आंख खुल गई। मोबाइल देखा तो हैरान हुई। शायद जहांगीर आ गए हैं। बताने के लिए दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खुला तो अलीशा सामने थी। सब ठीक है? सर में दर्द है, पत्ती नहीं मिल रही, चाय बना दूंगी। हया ने मासूम बहन को देखा, डर हिला दिया। मेहमान का कहाँ मानना फर्ज था। अलीशा बीमार दिखाई दे रही थी। हया ने सर हिलाया। दुपट्टा लेने बेड पर गई। अलीशा मुस्कुराती हुई चली गई। हया खामोशी से किचन चली आई। वो जामे लेते हुए अपने कमरे में आया। दोस्तों से रुकने को कहा मगर वो ना रुका। शायद थका हुआ था। रात गए तक फंक्शन होता रहा। चाय पीने का दिल चाहा मगर नींद हावी थी। अपने कमरे में चला आया।
दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑन की, नज़र बेड पर पड़ी तो हैरान रह गया। शायद दिखाई नहीं दे रहा था। पलट कर दोबारा देखा, नूरे सो रही थी। लाइट की वजह से वो उठ बैठी। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लॉक घुमाया मगर दरवाज़ा ना खुला। ज़ोर से खोलने की कोशिश की, शायद किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हिचकिचाते हुए नूरे ने नज़रें चुराई। नूरे ने इसे देखकर परेशान होकर उठ खड़ी हुई। जहांगीर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डरती डरती बोली। जहांगीर का दिल चाहा ज़मीन फट जाए। वो किसी और इरादे से नहीं आया था, बस आराम करना चाहता था। इसे नहीं मालूम था नूरे यहाँ है। नूरे ने फटी नज़रों से देखा। ऐसा लगा जहांगीर इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि दरवाज़ा पीटती, जहांगीर ने दबोच लिया, दीवार के साथ दबा दिया। क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? वो गुस्से से दोहराया था। तो नूरे कांप गई। आपने दरवाज़ा क्यों खोला? यहाँ क्यों हैं? इसने आंखों में आंसू तैरते लगे। मैं यहाँ सोने आया था। मुझे नहीं मालूम तुम यहाँ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, किसी ने पीछे से बंद किया है। तुम खामोश रहो, मैं सोचता हूँ। वो इसे छोड़कर दरवाज़ा खोलने लगा, मगर दरवाज़ा ना खुला। नोरे ने रोना शुरू कर दिया। इसे रोता देखकर वो झुंझला गया। कोई हाल नहीं सूझ रहा था। दरवाज़ा बजता तो सब मेहमान जम हो जाते। नोरे का इरादा मशकूक हो जाता। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो कमरे में टहलने लगा। मुझे यहाँ से जाना है। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? मेरे अब्बा मर जाएंगे। वो रोते हुए बोली। जहांगीर ने गुस्से से घूर कर देखा। मैं भी तुम्हारी इज्जत की फिक्र कर रहा हूँ। दरवाज़ा बजता तो सब आ जाएंगे। रुको, मैं उमर भाई को फ़ोन करता हूँ। जल्दी से मोबाइल उठाया और उमर का कॉल की। उमर अभी किचन से चाय लेकर आया था। जहांगीर की कॉल देखकर हैरान हुआ। जल्दी कॉल अटेंड की। वजह जानकर हैरान रह गया। दबे कदमों जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ा। अलीशा को जाते हुए देख हैरान हुआ, मगर वो किचन चली गई थी। वो नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा। पीछे से दरवाज़ा खुला। जहांगीर ने सर्द है भरी नोरे रोते हुई कमरे से निकल गई। वो सीधी किचन आई। अलीशा साजिश रचा चुकी थी। फौरन अम्मा के कमरे गई। मेहमान जल्दी उठे। मैंने नूरे को जहांगीर के कमरे जाते देखा। यही वक्त है बदनाम करने का। फरीदो बेगम हैरान रह गई। वहाँ जाके मैं क्या करूँगी? आप जहांगीर के कमरे जाएंगी, बोलेंगी बेल्ट प्रेस चेक करवाना है। नूरे को देखकर हंगामा खड़ा कर देगी। आगे मैं संभाल लूँगी, तब तक मैं सबको जगा देती हूँ। जल्दी से कहकर चली गई। फरोज़ बेगम ने बीमार होने का ड्रामा किया। बश्ते के कमरे आए, दरवाज़ा बजाया। जहांगीर आया। वो शर्टलेस था। फिरोज़ बेगम ने नज़रें चुराई। बेटा, बेल्ट प्रेस चेक करवाना है। तबीयत बोझल सी है। जहांगीर को एतबार हो गया। उन्हें लेकर कमरे में आया। दरवाज़ा खुला रखा। फरोज़ बेगम ने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। बेटा, वॉशरूम इस्तेमाल कर लो, कांपती आवाज़ में बोली। जहांगीर को यकीन हो गया। वो दबे कदमों वॉशरूम गई। सारा वॉशरूम छाना, नूरे नहीं मिली। बेटी को बड़ा भला कहा। बेल्ट प्रेस नरम था। खामोशी से अपने कमरे लौट गई। तब तक अलीशा जहांगीर की माँ को जगा चुकी थी। कह रही थी, इसने नूरे को कमरे में जाते देखा। राबिया बेगम को बैठे पर एतबार था, मगर अलीशा के असरात पर कमरे तक गई। जहांगीर को सोता पाया तो शर्माना हो गई। अलीशा की आंखें दुखा कर वापस चली आई। आखिर नूरे कहाँ गई? दरवाज़ा किसने खोला? जल्दी से किचन आई तो हया और नूरे बैठी थी। नूरे की आंखें लाल थी, रोई थी। समझ
आ गई। हया ने मदद की है। पैर मारती हुई अपने कमरे लौट गई। अलीशा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। आप ये करने हैं तो बता दें। नूरे ने खुश इखलाकी से पूछा। अलीशा के दिमाग में प्लान था। मुस्कुराते हुए अपने कपड़े थमा दिए। पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर मुझे काम है। बाल छटकाते हुए चली गई। नूरे मुस्कुराते हुए इस्त्री करने लगी। घर के काम की आदत थी। तकरीबन सब के कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। नूरे, कहाँ हो? जल्दी आओ। हया के कमरे से आवाज़ आई। वो इस्त्री बंद करके हया के कमरे गई। नूरे के जाते ही अलीशा वहाँ आई। इसका सूट फैला कर ऊपर इस्त्री रख दी और वहाँ से भाग गई। बदबू आई तो जहांगीर का वहाँ से गुजरा हुआ हैरान हुआ। बदबू कहाँ से आ रही है? स्टैंड पर सूट जलता देखा, फौरन भागा। सूट पर बड़ा निशान बन चुका था। एक हाथ में इस्त्री, दूसरे में सूट उठाया। नूरे वहाँ आई तो जहांगीर को देखकर हैरान रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि वो सूट जला सकता है। गुस्से से सूट चपटा और रोती हुई कमरे में भागी। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? हया ने रोते देखा तो घबरा गई। तुम्हारे भाई ने मेरा सूट जला दिया है। रोने में शिद्दत आ गई। हया ने सूट चपट कर देखा। फराक दामन से जल चुका था। लाल रंग का प्यारा फ्रॉक था। हर किसी ने तारीफ की थी। शायद अलीशा को हजम ना हुआ। अब मैं क्या पहनूंगी? रोती हुई कुर्सी पर बैठ गई। आज बारात का दिन था। गमा-गमई थी। सब तैयारियों में मसरूफ थे। रात देर से सोए, सुबह देर से उठे। 12 बजे थे। 4 बजे बारात रवाना। इतने कम वक्त में सूट कहाँ से लाती? देखो भाई, ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे यही हैं। हया, अच्छा, मैं भाई को कहती हूँ, नया सूट ला देंगे। रोना बंद करो। नूरे ने आंखें साफ की। उठ खड़ी हुई। मुझे तुम्हारे भाई के एहसान की ज़रूरत नहीं, गुस्से से कहकर कमरे से निकल गई। हया ने सर थाम लिया। ना जाने कौन था जो काम बिगाड़े जा रहा था। जल्दी अलमारी की तरफ गई। सूट देखने लगी। कुछ एक्सीडेंट तो थे, शायद कोई पसंद आ जाए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें माल के ले जा सकती हूँ। तुम अपने लिए सूट ले लेना। जहांगीर ने शर्मिंदा होकर कहा। क्या सर दर्द की वजह से चाय बना रही थी? जब जहांगीर आया तो बस सूट पहनना चाह रहा था। ना जाने किसने इस्त्री रख दी थी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, तलीखी से कहती हुई चाय अंडरेलने लगी। चाय हाथ पर गिरी, सस्कर होकर रह गई। जहांगीर जल्दी आगे बढ़ा, हाथ नल के नीचे रखा। ठंडा पानी पड़ा, जलन कम हुई। अलीशा किचन में आई। उन्हें एक दूसरे में खोया देखकर उल्टी हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? सख्त लहजे में बोली। वो जल्दी से दूर हो गई। ये तुम्हारा घर नहीं, ऊंची आवाज में मत बोलो। जहांगीर ने गुस्से से घूरा और चला गया। नूरे बस बेबसी से हाथ देखती रही। अलीशा को नजरअंदाज करती हुई चली गई। जब अलीशा ने जला हुआ हाथ थामा, अपनी तरफ खींचते हुए सख्ती से बोली, जहांगीर से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूरे हैरान होकर देखती रही। किचन से निकल गई। इसके आंसू बह रहे थे। कमरे में आते ही वॉश रूम में घुस गई। इस हालत में देखकर हया सर पकड़ कर रह गई। ये सूट मैं नूरे के लिए लाया हूँ। मुझे जो समझ आया ले आया। यार, मैंने सच में सूट नहीं जलाया। इसके सूट पर किसी ने इस्त्री रख दी थी, सफाई देते हुए बोला। हया ने सर पकड़ लिया। ना जाने किसने इस्त्री रखी थी। हो सकता है नूरे भूल गई हो। अच्छा, अब इसे बताना मत, मैं लाया हूँ, वरना पहनेगी नहीं। मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया।
اس کی مسکراہٹ پر حیرت ہوئی۔ نورے آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئی، ویسا ہی سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سوٹ کون لایا؟ مسکراتے ہوئے بولی حیا۔ سوٹ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ساری چیزیں میں نے نکالی۔ یہ سوٹ میرے پاس تھا، یاد ہے؟ اکٹھے لایا تھا۔ میں نے نہیں پہنا تھا، تم پہن لو۔ کل ڈفرینٹ میں ہے مگر تم پر اچھا لگے گا۔ نیلا رنگ جہانگیر کا فیورٹ تھا، وہ اسے اس رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر نیلا لایا۔ اچھا جلدی جاؤ اور سوٹ پہن لو، ہمیں پارلر بھی جانا ہے، دکھا دیتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیلا۔ وہ کمرے اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے سائز کے کپڑے تھے، پہن کر باہر آئی، لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے۔ حیا نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یار یہ کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، سرد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ نورے مسکرا کر رہ گئی۔ تم بھی نہ ہمیشہ ایسے بولتی رہتی ہو، شرماتے ہوئے بولی۔ حیا نے زور سے گلے لگا دیا۔ سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، ابھی میک اپ بھی ہونا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے پرجوش ہو۔ مسکراتے ہوئے واش روم چلی گئی۔ نورے میک اپ کا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ چوڑیاں ہاتھ کے سائز کی تھیں، حیرت ہوئی۔ چوڑیاں پہن لی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی سے پلٹی، جہانگیر سامنے تھا۔ جلدی جلدی دوپٹہ جمانے لگی۔ جہانگیر بھائی آپ یہاں؟ ابھی بولنے ہی والی تھی، جہانگیر بت بن کر دیکھتا رہ گیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا وہی نورے ہے۔ نیلا رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ نظروں سے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ جہانگیر ہوش میں آیا۔ میں حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، کام تھا، بہانہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ نورے پلٹی تو وہ نہیں تھا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ جہانگیر اسے دیکھتا رہ گیا، پلک نہیں جھپکا سکا۔ ایسے لگا جیسے آسمان سے کوئی پری آ گئی ہو۔ بھائی کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ حیا نے چٹکی بجائی۔ ہوش میں آیا، روئنگ سنبھال لی۔ حیا خوبصورت لگ رہی تھی، جتنی تھی۔ جہانگیر کے رویے نے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ بے شک وہ محبت کرتی تھی مگر باپ کی بات نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے قسم دی تھی کردار پر سوال نہیں آنے دیں گے۔ ماں کی وفات ہو گئی تھی، باپ نے تربیت کی تھی، جہانگیر پسند تھا مگر اظہار نہ کر سکی۔ کردار پر سوال برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سارا راستہ گنگناتی رہی۔ جہانگیر بھی شیشے سے دیکھ لیتا، حیا موبائل میں مصروف رہی۔ اچھا تم دونوں جاؤ، جب تک میں باقی مہمانوں کو لاتا ہوں، جہانگیر نے کہا۔ نورے سیدھا اسٹیج پر عمر کی بیوی کے پاس گئی۔ حیا کال سننے کے لیے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نورے بہت پیاری لگ رہی تھی، رابعہ بیگم نے محبت سے کہا۔ علیشا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ نورے کے لیے سوٹ کون لایا تھا؟ رابعہ بیگم کے جاتے ہی علیشا نے حیا سے پوچھا۔ حیا نے فوراً موبائل بند کیا۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ تنزیہ کہا۔ چل سمجھ چکی تھی نہیں، وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، جلن چھپاتے ہوئے بولی۔ حیا مسکرا دی۔ ہاں جی، میرے بھائی کی پسند ہو جو ہے، پیاری تو ہونی تھی، بے دہانی میں کہہ دیا۔ علیشا متوجہ ہو گئی۔ میں سوٹ کا کہہ رہی ہوں۔ نظر بدلنے لگی۔ علیشا غصے سے نورے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے بھائی کو مال جانے کو کہا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں گیا، نورے کے لیے خود سوٹ لایا۔ بات کہتی ہوئی حیا کو دیکھنے لگی۔ حیا ابرو اونچا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ علیشا نے مٹھائیاں بند کی۔ بس نہیں چل رہا تھا نورے کو بدنام کرے۔ امی آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں کلائی کاٹ دوں گی۔ آج ہی تایا جان سے بات کریں، روتی ہوئی بولی۔ فیروز بیگم متوجہ ہوئی۔ کیسی بات کرتی ہوں، چھوٹی بچی نہیں ہوں۔
तख्ती से कहा कि कर रुख फेर लिया। आप कुछ नहीं करेंगी तो मैं खुद करूंगी। पैर मारते हुए स्टेज की तरफ गई। वेटर से जूस लाया। नोरे के पास जा खड़ी हुई, पाँव उठते का ड्रामा किया, जूस कपड़ों पर गिराया। नोरे जल्दी से हट खड़ी हुई। फरोक भीग चुका था। सब ने हैरान होकर देखा। सॉरी, मेरा पाँव अटक गया, अलीशा ने बेबसी से कहा। नूरे सर झटक कर चली गई। पहले से मूड ऑफ था। खामोशी से वॉशरूम चली गई। ये लो 500 रुपये, तुम वॉशरूम जाओ, यहाँ वो लड़की गई है। इसके बाद मैं आऊंगी, तुम दोनों को देख कर चलाऊंगी, सब जमा हो जाएंगे। तुम गवाही दोगी कि इस लड़की के कहने पर आए हो, समझे? अलीशा ने वेटर को समझाया। वो सर हिला दिया। जहांगीर ने अलीशा को वेटर के साथ देखा, हैरान हुआ। इतनी पैसे क्यों दे रही है? पूरे हॉल में नजर दौड़ाई, नूरे नहीं देखी। वेटर को जाते देखा तो दिमाग में क्लिक हुआ, कहीं अलीशा तो कुछ नहीं कर रही। जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? नूरे दूसरी तरफ मुंह किए कमरे साफ कर रही थी। वेटर ने गले लगाने की कोशिश की, इसने धक्का दे कर दूर हो गई। आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? जहांगीर ने धड़ कर कहा। वेटर भाग गया, चेहरा छुपाया हुआ था। वो नूरे की तरफ आया। वो रोते हुए इसके गले लग गई। भाई, आदमी मेरे साथ आधा जुमला कहा था। जहांगीर ने होंठों पर उंगली रख दी। खामोश रहो, मुझे तुम पर एतबार है। अभी कहा की थी। अलीशा, राबिया बेगम, फिरोज बेगम आ पहुंचे। देख लीजिए अपनी पकीज़ा भतीजी के करतूत, कैसी गैर मर्द के साथ कलेजरे उड़ा रही है। अलीशा ने सख्ती से कहा। राबिया बेगम नूरे को देखती रह गई। तुम मेरी बेटी के बारे में कैसी बोल रही हो? मुराद हसन ने चीख कर कहा। जो आप देख रही हैं, आपकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो भी तो, राबिया बेगम ने थप्पड़ मार दिया। ये सब क्या कह रहे हो नूरे? मुराद हसन ने गुस्से से पूछा। नूरे सर झुकाकर रोने लगी। अब्बू जान, मैं इसको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जहांगीर ने सफाई दी। मुराद साहिब आगे बढ़े तो 2 थप्पड़ मारे। आज से, अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। घर लौटने की जिसारत मत करना, गुस्से से कहकर चले गए। मामा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? राबिया बेगम को देखते हुए कहा। मैं भी इस वक्त नूरे से निकाह करूंगा, हतमी फैसला करके चला गया। अलीशा रोने लगी। फिरोज बेगम ने सबको हकीकत बता दी। लोग दूल्हे करदार पर बातें करने लगी। वो सर झुका कर रह गया। जहांगीर के एक जुमले ने जिंदगी बदल दी। नूरे और जहांगीर का निकाह हुआ। बाप निकाह के फौरन बाद चले गए। आखिरी बार रुखसत भी ना हो सकी। तुम यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जहांगीर ने हाथ थामा। इसने हाथ झटक कर दिया। अलीशा रोते हुए माँ को ले गई। बचपन से जहांगीर पसंद था। माँ ने वादा किया था सिर्फ जहांगीर से शादी होगी। आखिरी वक्त में जैसे फंसाना चाहा, इसने सब छीन लिया। जहांगीर ने हाथ पकड़ा, इसने झटका दिया। किसी की नजरों से ना छुपी। रुखसती हुई, पुलिस पहुंचे। हया बहुत खुश थी। नूरे मुसलसल रो रही थी। उमर की शादी के साथ नूरे और जहांगीर की भी हो गई। राबिया बेगम के लिए बड़ी खुशी थी। आंखों के सामने दोनों बेटियों की खुशियां देखना चाहती थी। खुदा ने ये वक्त ला दिया। घर आने के बाद राबिया बेगम ने समझाया, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुदा इस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक इंसान लायक ना हो। तुम पर जो हुआ, इसका बोझ उठा सकते हैं थे। सब्र के बदले खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। से शादी हो गई, अच्छा घर मिल गया, आंसू पोंछो, अब रोते ना देखो।
آخری رسومات ادا کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نورے نے خود کو سنبھال لیا، دونوں کو بٹھا کر آخری رسم ادا کی۔ مہمانوں نے فروست ملی۔ رابعہ بیگم نے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا نورے کو اٹھا کر کمرے لے گئی، بیڈ پر بٹھا کر مسکراتے ہوئے بولی، ارے نورے، تم جانتی تھی نہیں کتنی خوش ہو؟ بھلے سب اچانک تھا مگر دل کی مراد پوری ہو گئی۔ تم میری بہترین فیورٹ کزن ہو، دل چاہتا تھا تمہیں ساتھ لوں۔ علیشا درمیان میں آ گئی، تم فکر نہ کرو، سب سامنے آئے گا، یہاں اتنا پیار ملے گا، سب بھول جاؤ گی۔ ماتھے پر پیار کرتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک۔ نورے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ جس سے محبت کرتی تھی مل گیا تھا۔ ایک طرف خوش نصیبی، دوسری طرف آنسو۔ وہ غصے والا تھا، کیا کرے گا؟ پوری زندگی گزار سکے گی یا نہیں؟ دروازہ کھلنے پر دل اچھلا۔ خود کو ٹھیک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ سختی سے آیا، اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے دیکھنے لگا، نظریں چہرے پر پا کر نرس ہونے لگی۔ ایسے لگا غصہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ پکڑا، نرمی سے توڑی اٹھائی۔ نورے کا دل زور سے دھڑکا، آنکھ سے آنسو گال پر بہا۔ دل میں درد تھا، آنسو بن کر نکلا۔ جو ہوا اس نے الجھا دیا۔ باپ کا مان ٹوٹا، دل ٹوٹا۔ ارے یہ کیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ خبردار آج کے بعد آنسو نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آنکھوں کے آنسوؤں نے دل کو چھو لیا۔ انگلی سے چہرہ صاف کیا، نرمی سے بولا، حوصلہ ہوا؟ حیا کی بات یاد آئی، کہا تھا بھائی کی نرمی دیکھو گی تو بھول جاؤ گی۔ اگلے لمحے ہاتھ پکڑتے قریب کر گیا۔ اتنی قریب آ کر بیٹھی، دھڑکنوں پر قابو نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، دیکھو نورے، میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے محبت مل گئی۔ ہاں نورے، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی کہہ نہیں پایا۔ تم ڈر کر دو ہو جاتی تھی، مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ تمہارا شرمانا مجھے بے حد پسند تھا۔ امی سے بات کرنے والا تھا۔ تایا جان نے علیشا کی شادی کا اشارہ دیا۔ خدا کا شکر ہے وہ آفت ٹلی، جو ہوا ہمارے لیے اچھا ہوا۔ مجھے تم مل گئی۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ تھامے بیٹھا، آخری بات پر ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ جانتا تھا ایسی لڑکی نہیں شرمانا بنتا تھا۔ کرنٹ کھانے پر حیرت سے دیکھا۔ سس نے نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا؟ کیا اس رشتے سے خوش نہیں؟ چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا۔ جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے میں بچپن سے آپ کو پسند کرتی تھی، لیکن کبھی زبان پر نہ لا سکی۔ مجھے ابا کی عزت عزیز تھے، آج تو میں ان کی نظروں سے گر گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں جس طرح دھتکارا، پھر ہچکچوں سے رونے لگی۔ جلدی اٹھ کر قریب آیا، سینے سے لگا دیا۔ سب اتنا جلدی تھا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ مسکراتے ہوئے سر پر تھپکی دی، دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم بس خوش ہو جاؤ اور میرا ساتھ دو۔ یہ ساری سازش علیشا کی رچائی ہے۔ یہ سب میں سامنے لا کر رہوں گا۔ کل کا دن دے دو، بس کل صبح ہی سب سامنے لا کر رہوں گا، تمہارے ابا کے سامنے تمہاری عزت بجا کروں گا۔ معطل لہجے میں کہا۔ نورے کو تحفظ کا احساس ہوا، رونا بند کر دیا۔ دوسرے روز صبح آنکھ کھلی، دیکھا نورے آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ آج گلابی سوٹ پہنا ہوا ہے، سرخ و سفید رنگت پر خوب جچ رہا ہے۔ آج سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ لمبے بال فرشت سے لگ دیکھ رہا تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔
بے اختیار اٹھا، قریب آیا، مسکراتے ہوئے بالوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ مسکرا دی۔ کل تک جو ڈر اور خوف تھا وہ کل رات غائب ہو گیا۔ سمجھ آ گئی یہ انسان اس کے لیے موم تھا، جسے سخت ترین سمجھتی تھی وہ نرم دل تھا۔ آج ڈری نہیں، مسکراتی ہوئی قریب آ گئی، ایک دم سینے سے لگ گئی۔ جہانگیر کے دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک، دونوں ایک جھٹکے سے دور ہوئے۔ شکر تھا کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر دروازہ کھولا۔ باہر حیا تھی۔ بھائی، بھابھی، آپ دونوں کو نیچے بلایا جا رہا ہے، جلدی آ جاؤ، ناشتہ کر لیں۔ مسکراتی ہوئی اندر جھانک کر بولی۔ پیچھے نورے شرما گئے۔ شرمانے پر حیا شرارت سے مسکرا دی۔ جہانگیر نے بالوں میں انگلیاں پھیری جیسے کچھ فکر ہی نہ ہو۔ آنکھیں ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کی۔ حیا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بھی فرش ہو کر نیچے آئی۔ نیچے آتے ابھی ڈرائنگ ٹیبل پر نہ آیا، پیچھے سے ملازم نے آواز دی۔ جہانگیر صاحب، باہر ملازم آئے ہیں جنہیں آپ نے شادی میں ڈیوٹی پر لگایا تھا، انہوں نے کہا آپ بلا رہے ہیں۔ ارے ہاں، میں نے بلایا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کی طرف دیکھا۔ مراد حسن، فیروز بیگم، رابعہ بیگم، علیشا موجود تھے۔ شور شرابہ تھا۔ جہانگیر کو دیکھ کر سب خاموش۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ ناشتہ کریں، یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ ایک طرف دو کرسیاں تھیں، ایک پر نورے بیٹھ گئی۔ اگلے لمحے علیشا چیئر گھسیٹتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نورے نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ باہر سے شور کی آواز آئی۔ اگلے لمحے ملازم ٹیبل کے سامنے آیا۔ سب اپنی کرسیوں پر بیٹھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب ملازم گرا، سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مراد حسن آگے بڑھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ ماموں جان، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے آپ کی بیٹی پر الزام لگایا، کسی کے کہنے پر لگایا۔ بتاؤ، بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے گربیا سے پکڑا، کان کے پیچھے تھپڑ مارنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ چھوڑتا ہوا رونے لگا۔ صاحب جی، مجھے مت ماریں، یہ سب علیشا بی بی کے کہنے پر کیا، جو وہاں ہوا سب انہی کے کہنے پر ہوا، انہی کے کہنے پر نورے بی بی کا سوٹ جلا، انہی کی وجہ سے سب ہوا، مجھے معاف کر دیں، انہوں نے یہ ساری گیم رچائی تھی، مجھے پیسے دیے، میں معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ سننا تھا۔ رابعہ بیگم نے حقارت سے دیکھا۔ فیروز بیگم شرمندہ ہو گئی۔ ان کے سامنے علیشا گھٹنک تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مراد حسن آہستگی سے پیچھے مڑے، سامنے نورے کو دیکھنے لگے، آگے بڑھے، سر پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کرنا بیٹی، نہ جانے کیسے تمہارے کردار پر شک کر لیا، اپنی ترتیب پر یقین نہیں آ رہا، پر بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا، یہ سب سامنے آنا تھا، خدا نے دکھانا تھا، میری بیٹی ایسی نہیں۔ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بیگم کے کہنے سے پہلے فیروز نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلی گئی، شرمندگی نے ٹکنے نہ دیا۔ باقی سب ان دونوں کی خوشی میں خوش تھے۔ مراد حسن نے ہاتھ بڑھایا، جہانگیر کو اپنے طرف بلایا۔ جہانگیر بھی سینے سے لگ گیا۔ جہانگیر نے آنکھیں اٹھا کر نورے کو دیکھا، نورے بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر شرماتے ہوئے نیچے دیکھ لیا۔ شرمانا جہانگیر کو اچھا لگا۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ گھر میں مزید خوشیاں آ چکی تھیں۔ عمر اور بیوی بھی مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ خدا نے کس طرح ملایا تھا۔ بے شک اللہ جب دو دلوں کو ملاتا ہے، خدا ہر کسی کی محبت مکمل فرمائے گا۔ آمین۔